जी तो बेटा कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं हम आपसे ग्रुप 6A एंड ग्रुप 7A एलिमेंट्स के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आपको मैं ये सारे एलिमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आज हम इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो बेटे देखिए हमारे पास चैप्टर का नाम है ग्रुप 5A और 6A। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें जो 5A ग्रुप होता है वो ये वाला होता है। 15 को हम 5A ग्रुप कहते हैं, ठीक है, और 16 ग्रुप को जो है वो 6A ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको हम ज़रा रोमन काउंटिंग में लिखते हैं तो 5A ऐसे लिखा जाएगा, और जो 6A है वो लिखा जाएगा VIA। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब आप देखें जो 5A है, हम इसके बारे में पहले जानने की कोशिश में लगे रहेंगे कि भाई इसकी क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल रही है। फिर हम 6A के बारे में जानने में लगे रहेंगे और जानेंगे कि आखिर 6A जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद। अच्छा, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये कौन से ब्लॉक में हैं। ये P ब्लॉक में, और ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मैं इनके बारे में आपसे अगर बात करूं, ठीक है, तो बेटा ये जो हमारे पास ग्रुप है ना, जो 5A ग्रुप है, ये ऊपर से नॉन मेटल्स रखता है। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं। इसमें आपको सेमी मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स मिलेंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड्स हैं। और उसके बाद आपको बिस्मथ और एक जो अभी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो बिस्मथ और ये वाला जो MC एलिमेंट है ये आपको मेटालिक फॉर्म में मिलेगा। यानी इस ग्रुप में आपको मेटल्स भी मिल रहे हैं, नॉन मेटल्स भी मिल रहे हैं, मेटलॉइड्स भी मिल रहे हैं। और फिर हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, इसमें देखें आपको ये जो सेलेनियम है, ठीक है, दैट इज़ अ मेटलॉइड। ठीक है, बल्कि सेलेनियम भी नॉन मेटालिक है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये रेड किया हो ना उन्होंने, दैट इंडिकेट्स के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटालिक हैं। फिर ये टेलुरियम और पोलोनियम जो है वो क्या है, मेटालिक है, मेटलॉइड्स हैं, सॉरी। और ये जो एक लिवोरियम है, इसका एलिमेंट भी ये भी नया डिस्कवर हुआ है, तो आई डोंट रिमेंबर द नेम, दैट इज LV सिंबल है इसका। तो ये भी एक मेटालिक करेक्टर रखने वाला एलिमेंट है। तो मज़ीद इनके बारे में क्या जान सकते हैं। तो इफ़ यू जस्ट रियली टॉक मी सर के ज़रा इसको इंट्रोड्यूस करवाओ, तो मैं इंट्रोड्यूस आपको ऐसे करवा सकता हूँ कि वी हैव ग्रुप 5A एलिमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, दैट वाज समथिंग लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल अपीयरेंस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कि सर जुल्म कर रहे हो, इतना डाटा याद करवाओगे, तो व्हाट आई कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक जर्नल सी टर्मिनोलॉजी है, ये तो करना मुश्किल काम नहीं होता, आप मुझसे भी करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली चलें, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की करना मुश्किल है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस की तो लाजमन करनी आनी चाहिए। एंड इफ जस्ट गो अहेड एंड इनके कलर्स लाजमी रखें याद, क्या क्या कलर होते हैं इनके, बिकॉज ये आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है। कम से कम आपको नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का कलर पता होना चाहिए। फास्फोरस ब्लैक कलर का होता है, शायद आज आपको पता लगा होगा इस बात का। इवन जो आपकी माचिस की जो होते हैं ना, माचिस का जो उसमें से जो उसकी पटास होती है, जो उसका एक एक सॉलिड सा मैटर होता है लकड़ी के ऊपर जो लगा होता है, उसमें फास्फोरस होता है और उसमें सल्फ़र भी होता है। बेसन आप खाते हैं, बेसन, उसमें काफ़ी हद तक सल्फ़र होता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ आप देख लें, पहले दो एलिमेंट्स की तो लाजमी देखें। ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको कम से कम पता होना चाहिए, डेंसिटीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही होती हैं कि +5, ये बार बार आप पढ़ रहे होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट एलिमेंट्स की। मतलब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करेंगे सर ज़रा बताएं इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जर्नल करैक्टरिस्टिक्स बताएं ज़रा। अब मैं सबसे पहले तो सवाल करूँगा, आप मुझसे किसके करैक्टरिस्टिक्स पूछना चाह रहे हैं। इधर आप मुझसे 5A ग्रुप के पूछना चाह रहे हैं कि 6A ग्रुप के पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली इन्होंने बात की है 5A ग्रुप की। तो आप मुझसे कहेंगे सर बताएं फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो मैं कहूँगा जितनी बातें भी मैंने आपसे शेयर की हैं ये सब करैक्टरिस्टिक्स ही तो थे। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भी पहले मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, फिर ये मेटलॉइड्स हैं, और फिर नीचे से जाकर ये मेटल्स बन जाते हैं, तो ये क्या थे, ये खसूसियात थी ना प्यारे बच्चों।
ये करेक्टरिस्टिक्स थे। तो इस तरह फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का भी आपको पता होगा कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट शक्लें होती हैं एलोट्रॉप्स। इधर फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो रेड फॉस्फोरस भी होता है और वाइट फॉस्फोरस भी होता है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर आर इवन एलिमेंट्स जिनके 9 एलोट्रॉप्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना, इनके अच्छा इनके अंदर एक और ख़ासियत ये होती है कि जो हम देख रहे हैं ना अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखी, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने जानने की कोशिश की कि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो मैंने ये चीज़ परसू की है कि जिनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं उनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती, और जिनके ऑर्बिटल्स के अंदर मतलब डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो और हाफ फिल्ड हों, या फिर एक ऑर्बिटल से पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल उसका फुल हो और 2 हाफ हों, तो वो वेरिएबिलिटी रखते हैं। मतलब वो कभी लेट्स टॉक अबाउट सल्फ़र, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कभी शेयर करता है। लेट्स से दैट हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। तो यहाँ पर सल्फ़र जो है +4 की तरह बिहेव करता है, ट्राइऑक्साइड में जो है सल्फ़र +6 की तरह बिहेव करता है। तो ये वेरिएबिलिटी कहाँ से आई? तो ये भी आपको मैं अगर बताता चलूँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 6A, तो 6A में जो सल्फ़र है उसकी ये प्रॉपर्टी है, उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो नॉन मेटल्स के अंदर देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इवन मेटल्स के अंदर भी है। क्रोमियम की आपने +3 +6 पढ़ी होगी, आयरन की +2 होती है, +3 होती है। तो वो वेरिएबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर भी डी ऑर्बिटल के अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, देयर इज़ क्वाइट चांस कि डी ऑर्बिटल भी आगे अवेलेबल हो, तो उनकी वेरिएबल वैलेंसी होगी। मतलब ये साइंसदानों ने एक आइडिया परसू किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फॉस्फोरस के बताया जा रहा है 3s इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रमोटेड टू दी वेकेंट 3d, ये बात हो रही है ना यहाँ पे। फिर वो जो 3s के इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के, वो 3d में जा सकते हैं, और जब वो 3d में जा सकते हैं तो इट्स मीन दैट कि उसकी वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है। अगर वो नहीं गए वैसे ही बॉन्ड बन गया तो उसकी जो वैलेंसी थी वो कुछ और थी। और जब 3d में इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब जब वो एक्साइटेड फॉर्म में आ गया, तो फिर उसकी वैलेंसी कुछ और हो गई। फॉस्फोरस तो डेफिनेटली वेरिएबल वैलेंसी रखता है। लेट्स से दैट कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, मैं सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन, व्हाट डज इट मीन? इट लिटरली मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना इनका करेक्टर है। किनका? ग्रुप 5A का और ग्रुप 6A। फिर आप मुझसे बात करें कि नहीं सर ज़रा थोड़ा सा और बताएं इनके बारे में। तो नो डाउट हमारे पास अगर 5A ग्रुप है, उसका जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? फॉस्फोरस है। तो पहले तो हमें ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ज़रा पक्का होना चाहिए माइंड में। ये बताया ना आपको मैंने कि पहला एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लास्ट में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है और उसके कंपाउंड्स हैं, ये भी काफ़ी एक एक्साइटेड टॉपिक है। इवन दो मैंने जब ये पढ़ा कि जो हवा है, हवा के अंदर नाइट्रोजन की जो मिकदार है, मतलब हवा में आपको तो बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, 78% तक तो नाइट्रोजन गैस ही है, और ये रिएक्टिव भी नहीं है। आपको मैंने बताया ना जब मैंने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई आपको, तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये एक बुनियादी वजह है कि नाइट्रोजन नेवर लाइक्स टू रिएक्ट विद दी एनी अदर मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता होना चाहिए। और इफ़ यू से कि नहीं सर नाइट्रोजन को हवा में छोड़ें, ज़रा ज़मीन पे बताएं ये कहाँ कहाँ पर है। नाइट्रोजन डेफिनेटली ज़मीन में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया होगा। नाइट्रोजन अगर हवा में 78% इतना ज़्यादा है, तो वो ज़मीन के अंदर भी तो कंपाउंड बना के बैठा हुआ होगा ना, बहुत से डिफरेंट। तो नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर किस किस फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाकर बैठा होता है, तो वी यूज टू कॉल अ वर्ड मिनरल्स। वो मिनरल्स बनाकर बैठा होगा। लेट्स से दैट कि सोडियम नाइट्राइट कहते हैं, सबसे दुनिया में ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट यही है। मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको बड़ा बताऊंगा कि यार मैंने जो आज तक पढ़ा 15 से 16 सालों में, तो
उसके अंदर आपको मैं क्या चीज़ शेयर कर सकता हूँ, व्हाट द ब्यूटी आई कैन शेयर टू यू, दिस इज़ द ब्यूटी। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट जो पाया जाता है दैट इज़ सोडियम नाइट्राइट, भरा हुआ है मिनरल ये ज़मीन के अंदर। तो इफ़ यू से कि सर देखें नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में, क्या ये दोनों रिएक्ट नहीं करते आपस में? तो मैं कहूँगा हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे मेक डिफरेंट कंपाउंड्स। और यही है ना हमारा टॉपिक, नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स। तो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ समथिंग लाइक डाई नाइट्रो ट्राईऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर हमें सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ डाई नाइट्रो पेंटा ऑक्साइड। ये सारे स्ट्रक्चर आपने याद करने प्यारे बच्चों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमनली हम इसको पढ़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड that is also called nitrogen oxide NO. Then nitrogen peroxide, nitrogen peroxide, nitrogen dinitrogen oxide, dinitrogen trioxide, dinitrogen pentaoxide, that is nitric anhydride। तो ये नाम आपने सुने पहली दफ़ा होंगे एंड यू विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन स्ट्रक्चर बनाओ, इनको प्रैक्टिस करो तो आपकी मेमोरी में आ जाएंगे और आप कम से कम इनको याद रखोगे कि जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे अगर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की जाए तो इफ़ वी जस्ट रियली टॉक अबाउट इट, तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप जिंक और नाइट्रिक एसिड को मिलाओ, जिंक नाइट्रेट डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी। और अगर इफ़ यू वांट टू से कि भाई हमने सर अमोनियम नाइट्राइट ले लिया है, सॉरी नाइट्रेट ले लिया है, तब भी क्या बनेगी, तो हाँ द आंसर इज यस। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के दो तरीके आपको बता दिए। इफ़ यू से कि सर इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, तो मैं कहूँगा यार आपने कभी सुना लाफिंग गैस का लफ्ज़? वो कहेंगे हाँ जी सर सुना हुआ लाफिंग गैस। तो वो सर क्या व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाफिंग गैस? मैं कहूँगा आप इस कमरे में अगर लाफिंग गैस छोड़ दें जहाँ पर आप ये सुन रहे हैं, तो आप ना नाक में ये चुभेगी, जिस तरह आपकी नाक में कोई तीला नहीं मारता, इस तरह की सेंसेशन आएगी आप, तो आप हंसना शुरू कर देंगे। एक मतलब इमेजिनेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, हंसी आना शुरू हो जाएगी। यानी एक ऐसी गैस जिसको आप सूंघेंगे और सूंघने के बाद आप हंसना शुरू कर देंगे। तो आई सॉ मूवी, उसमें ना हॉल में उन्होंने शादी का कोई हॉल था, वहाँ पे उन्होंने लाफिंग गैस छोड़ दी, सारे हॉल वाले हंसने शुरू कर दिए एंड एवरीबडी आस्किंग तुम क्यों हंस रहे हो वगैरह, हाँ आई डोंट नो तुम क्यों हंस रहे हो। नोबडी नोज के वहाँ पर उन्होंने, मतलब पॉइजनस नहीं है ना ये, वो बहुत ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ पॉइजनस हो सकती है, लेकिन जितनी मिकदार छोड़ी है हंसाने के लिए, तो वो अब आप सोच रहे हो कि सर हम भी कुछ शादी में ना ऐसा करेंगे, कुछ लाफिंग गैस छोड़ेंगे, तो इट इज़ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलेगी नहीं आपको ये सिलेंडर के अंदर, और दूसरी वैसे मैं कौन सी मशवरे दे रहा हूँ आपको, आई डोंट बी गिविंग दिस काइंड ऑफ सजेशन यू नो, लेकिन ये है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को आप क्या कहते हो, लाफिंग गैस। सो हिस्ट्रिकल लाफ्टर देती है आपको एक ना, तो इसकी क्या रिएक्शंस होते हैं वो बात करते हैं। अगर आप लेट्स से सल्फर से मिलाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप इसको फास्फोरस से मिलाते हो तो यू कैन प्रोड्यूस सम फास्फोरस ऑक्साइड्स, पेंटा टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड बना सकते हो। अगर सिंपलाइज करो तो उसको डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा ना, P2O4 रेशो अगर सिंपल कर दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। उसके डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कॉपर से मिलाओ तो दैट ऑल्सो रिएक्ट विद इट, कॉपर से धात के साथ रिएक्शन करती है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और कॉपर ऑक्साइड बना देती है। तो दीज आर द 3 रिएक्शंस जो कि मेमोरी में रखे जा सकते हैं। एंड देन देयर इज अ गैस विच इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कैसे बनती है, कॉपर को नाइट्रिक एसिड में ऐड करो। यहाँ पर देखो हमने जिंक में नाइट्रिक एसिड को ऐड किया था तो बन गई थी, कॉपर में करने से बन रही है, दैट इज समथिंग एल्स। ये कलरलेस हैवियर गैस है, ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनाएगी साथ। उसके बाद अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डायरेक्ट, ये बिजली नहीं कड़कती जो इलेक्ट्रिक आर्क जो बनती है ना आसमानों के ऊपर एक जो बनती है, अगर वो हवा की नाइट्रोजन हवा की ऑक्सीजन आपस में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। और ये कहते हैं ये ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये हवा में ज़्यादा हो जाए तो ये गर्मी करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ज़्यादा बिजली कड़कना आपकी ज़मीन को गर्म करेगा प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर इसके अलावा कौन सा तरीका है हवा में आती हो, मतलब तो गाड़ियों का जो ईंधन नहीं होता उससे भी ये हवा में आती है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी देखें तो इसको अगर ऑक्सीजन से करें तो नॉर्मलाइज होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ये डेंजरस नहीं है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अगर ब्रेक डाउन करोगे इसका तो 100,000 डिग्री पे ना ये टूट जाएगी इन नाइट्रोजन वापस, मतलब
मतलब 1000 डिग्री लगे इसको जोड़ने के लिए। जब बिजली कड़की तो बहुत टेम्परेचर होगा ना, और जब बिजली कड़की वो बनी तो आपने दोबारा उसको 1000 डिग्री दिया, उसने कहा ठीक है मेरी एनर्जी वापस आ गई, तो लेट मी जस्ट ब्रेक वन सेकेंड, वो नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस में वापस चली गई। एंड दैट इज़ अनदर वे। एक और इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन, दैट इज NaCl। NaCl इज बेसिकली कॉल्ड एज नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है, वी यूज टू कॉल इट एज नाइट्रोसाइल क्लोराइड। उसके बाद वी हैव आयरन सल्फेट एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आयरन सल्फेट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपस में क्रिस्टल रहेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिंग टेस्ट। क्या होता है, ये ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड बना लेता है ये। दिस टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, इसे हम रिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये ब्राउन रिंग सा बनता हुआ आपको ऊपर नजर आएगा। इट्स नॉट अ कंपाउंड प्यारे बच्चों, इट्स अ मिक्सचर, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। सो H2S एंड नाइट्रस ऑक्साइड मिले तो वाटर नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर बनेगा। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड की बहुत सी खसूसियात हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से आप इसको रिएक्ट करके यू कैन गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। तो ये भी है। सल्फरस एसिड है ये, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, आपने बोला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दिस कॉल्ड सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट और फिर डायनाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, जो हम पहले बात कर रहे थे। इवन दो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी है, ठीक है। अगर आप नाइट्रिक एसिड को लो, उसको साथ मिलाओ तो दैट रियली मेक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसको ऑक्सीडाइज कर रही। और KMnO4 के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाओ, H2SO4 और KMnO4 का मिक्सचर है ना, उसमें डाल दो, इसको गैस है ना, मिक्स कर दो, तो देन यू विल हैव पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट विद नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ये सारी थ्योरी है प्यारे बच्चों। प्रिपरेशन इसकी करनी है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट, तो आप लेड नाइट्रेट को जो है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आप इसको बना सकते हो। कॉपर और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर जो है आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो। एंड जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन डाई जो है वो पेल येलो है, फिर कलरलेस है, फिर रेडिश ब्राउन है, फिर कलरलेस है। लुक एट द वे कि नाइट्रोजन डाई, नाइट्रोजन गैस लिक्विड में जा रही है, लिक्विड फिर गैस में जा रही है, एक और मतलब कंपाउंड है ये, डिफरेंट कंपाउंड है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे ना सारे ये। तो उसके बाद 140 पे गर्म करो तो दैट बिकम द रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ अ गैस। फिर 120 पे गर्म करो तो कलरलेस सी गैस बन जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है फॉस्फोरस डाई और पेंटा में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन द सेम वे कुछ रिएक्शंस और ये कुछ रिएक्शन मज़ीद आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ बेसिस का रिएक्शन हो रहा है, और फिर नाइट्रोजन डाई के साथ जो है आप रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, सल्फ्यूरिक एसिड के आयरन सल्फेट के मिक्सचर को और पोटेशियम आयोडाइड को। तो ये मतलब स्टोरी है ग्रुप 5A की, उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। एंड नाइट्रोजन कम्स एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ कंपाउंड फास्फोरस। अब इसकी बात नहीं हो रही। अब बेसिकली मेरी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे बात करूंगा ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो आपने पढ़ा ना HNO2 या HNO3 आज तक पढ़ते हैं आप, इनके बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप लाजमी सुनिएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद आगे चलेंगे फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर भी इंशाल्लाह। फिर मेरी अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में बात होगी, ताकि मैं आपको वो भी समझाऊँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी बुक की वीडियोस आपको मिलेंगी, वहाँ से फॉलो करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।